नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। चर्चा में रहा देश में लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने वाला विधेयक। लोकसभा पटल पर रखा गया संशोधन बिल। बाल विवाह प्रतिषेध कानून सहित 7 और कानूनों में बदलाव लाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग की आई सिफारिशें। जम्मू में 6 और घाटी में 1 सीट बढ़ाने की पेशकश। पूर्व जज रंजना देसाई की अगुवाई में बनाया गया था परिसीमन आयोग। भारत की अगुवाई में तीसरा भारत मध्य एशिया डायलॉग खत्म। अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन पर रहा जोर। मध्य एशियाई देशों द्वारा चाबहार के इस्तेमाल पर भारत ने की पेशकश। चना, मूंग और सरसों जैसी कृषि वस्तुओं के डेरिवेटिव ट्रेड पर सेबी की रोक। बढ़ते दामों को देख उठाया गया कदम। एनसीडेक्स में होता है बड़े पैमाने पर कृषि वस्तुओं का व्यापार। और जैव विविधता कानून में भी बदलाव लाने की कवायद शुरू। लोकसभा में पेश हुआ बिल। आयुष प्रैक्टिशनर्स को रखा जाएगा कानून के दायरे से बाहर। तो आइए सबसे पहले सप्ताह की बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। पिछले दिनों संसद में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा को बढ़ाने के लिए विधेयक लाया गया। इस बिल में साफ है कि अब किसी लड़की की शादी 21 वर्ष की उम्र से पहले नहीं की जा सकेगी। हालांकि लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा पहले की तरह 21 वर्ष ही बनी रहेगी। यह बिल 2006 के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बदलाव करता है, जिसमें लड़कियों के लिए यह सीमा फिलहाल 18 साल है। यह विधेयक इस कानून के अलावा और दूसरे कानूनों में भी बदलाव का प्रावधान करता है। इन्हें हम एक कतार में जान लेते हैं। इस सूची में शामिल हैं इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। उम्र के अलावा बिल में एक और प्रावधान है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम धारा 3(3) में 2 वर्ष की जगह 5 वर्ष शब्द रखने की बात करता है। दरअसल 2006 के इस एक्ट की धारा 3 के मुताबिक ही किसी बाल विवाह को चुनौती देने के लिए अर्जी दायर की जा सकती है। यह अर्जी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के पास दायर की जाती है। इस धारा के मुताबिक यह अर्जी अपील दायर करने वाले बच्चे की उम्र 20 वर्ष होने के पहले तक ही की जा सकती है। लेकिन यह बिल इस सीमा को 23 साल करने की बात करता है। आपको बता दें कि 1875 के वयस्कता अधिनियम के जरिए ही निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति 18 साल की उम्र पाते ही वयस्क हो जाता है। 18 साल से कम उम्र के युवा को हम माइनर या अवयस्क कहते हैं। बीते दिनों परिसीमन आयोग ने पहले ड्राफ्ट पेपर में जम्मू के लिए 43, कश्मीर के लिए 47 और पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीट्स प्रस्तावित की। इसके तहत जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में मार्च 2020 में किया गया था। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया था। राज्य को 2 भागों में बांटकर संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। दरअसल आगामी चुनाव के मद्देनजर ही परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है देश या राज्य में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना। इस काम को एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जानते हैं। इसके द्वारा जारी आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेशों को लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखा जाता है, लेकिन उनमें संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया एक प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाएगी, जिसका चयन संसदीय कानून बनाकर किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर रोजगार मिलना किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को इस तरह की नियुक्ति देने की व्यवस्था केवल उसके परिवार पर आए असमय संकट को कम करने के लिए है,
लिहाजा सरकारी एजेंसियों को पूरी छूट है कि वे इस संकट का आकलन कर ही अनुकंपा नियुक्ति करें। कोर्ट ने यह फैसला केंद्र सरकार की एक अपील पर दिया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई। मद्रास हाई कोर्ट ने एयरफोर्स के एक अधिकारी की मौत पर उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया था। यहां साफ कर दें कि यह पहली मर्तबा नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया हो। कोर्ट इससे पहले भी कई बार बता चुका है कि अनुकंपा नियुक्ति एक अधिकार नहीं है, जिसकी मांग समय समय पर अनुच्छेद 14 और 16 के तहत की जाती है। अनुकंपा नियुक्ति योजना के मुताबिक किसी सरकारी कर्मचारी की मौत सेवा के दौरान हो जाती है तो उस पर निर्भर परिजन को नौकरी दी जाती है। इस तरह की मौत में आत्महत्या भी शामिल है। इसके अलावा सेवा के दौरान स्वास्थ्य के कुछ ऐसे मसलों को देखते हुए भी ऐसी नियुक्ति दी जा सकती है। सशस्त्र बलों के सदस्यों की सेवा के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अनुकंपा नियुक्ति पति या पत्नी, बेटा या बेटी, कर्मचारी के अविवाहित होने की स्थिति में भाई या बहन की हो सकती है। नीति आयोग ने बीते दिनों यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक रणनीतिक और तकनीक के स्तर पर साझेदारी है, जिसका मकसद भारत में खाद्य और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को सह सकने वाली कृषि को बढ़ावा दिया जाना है। इस साझेदारी का मकसद छोटी जोत वाले किसानों के लिए सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना है। साथ ही खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए भी अनुकूलन क्षमता बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई है। गौरतलब है कि भारत सरकार मोटे अनाज के महत्व को समझते हुए इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साल 2023 को यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। यूएन जनरल असेंबली में इस प्रस्ताव को भारत ने स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा सेंटर फॉर एक्सीलेंस का गठन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पोषक अनाजों का एकीकरण जैसे प्रयास किए गए हैं। एक लंबे समय तक मोटे अनाज के नाम से पहचान रखने वाले इन अनाजों को न्यूट्री सीरियल्स यानी पोषक अनाज के नाम से जानते हैं। ये प्राकृतिक तौर पर ही आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मोटे अनाजों में कोदो, कुटकी, रागी, समा और बाजरा जैसे अनाज को शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में खाद्य सहायता के जरिए लोगों की जान बचाने के लिए काम करता है। साल 2020 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। इसका मुख्यालय रोम में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 वैश्विक स्तर पर भूख मिटाने से संबंधित है। बीते दिनों खेल मंत्रालय द्वारा लोकसभा में नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 पेश किया गया। इस बिल में NADA यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को सांविधिक दर्जा देने की बात कही गई है। गौरतलब है कि नाडा को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत गठित किया गया था। अब इसे डिसॉल्व करके फिर से गठित किया जाएगा। हालांकि नाम और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय पहले की तरह बने रहेंगे। बिल में नाडा को जांच, एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने, नमूना संग्रह और साझा करने के साथ ही सूचनाओं के फ्री फ्लो की शक्तियां मुहैया कराने की बात कही गई है। बिल की धारा 19 में नाडा को किसी भी एंटी डोपिंग नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। अब इस एजेंसी द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति प्रवेश, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के प्रावधानों के मुताबिक ही होगी। गौरतलब है कि पहले नाडा को ये शक्तियां हासिल नहीं थीं। इसके अलावा बिल में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी और नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स के गठन की भी बात की गई है। डोपिंग की टेस्टिंग के लिए जिन प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाएगा वे वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित कोड के मुताबिक ही होंगी। बिल के प्रावधान यूनेस्को के इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट को मजबूती से लागू करने में मदद करेंगे। भारत ने साल 2005 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था और 2007 में इसे रेटिफाई किया था। खबर में हमने कई दफा डोपिंग शब्द की चर्चा की है। दरअसल डोपिंग से मतलब है जब एथलीट अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के मकसद से प्रतिबंधित दवाइयों, ड्रग्स या ट्रीटमेंट्स का प्रयोग करते हैं। डोपिंग को रोकने के लिहाज से वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड तैयार किया है। इसमें 3 क्राइटेरिया को आधार बनाया गया है। पहला आधार है खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ जाना, दूसरा एथलीट्स का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए और तीसरा खेल भावना को नुकसान पहुंचे। इस कोड के मुताबिक अगर कोई पदार्थ या ट्रीटमेंट इन तीनों में से कोई 2 क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उसे डोपिंग के तहत रखा जाएगा।
इस कोड में सालाना एक प्रतिबंधित पदार्थों की सूची भी शामिल होती है। बीते दिनों अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में 2 योजनाओं नई रोशनी और नई मंजिल के संबंध में जानकारी दी। नई रोशनी योजना का मकसद अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। महिलाओं में ज्ञान और नेतृत्व के विकास के जरिए इस मकसद को पूरा किए जाने की योजना है। ये योजना पूरे देश में गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटीज और सरकारी संस्थानों की मदद से चलाई जाती है। इसमें महिलाओं के नेतृत्व, शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय साक्षरता, कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की मांग जैसे विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल हैं। इसमें 18 से 65 साल की महिलाओं को शामिल किया जाता है। वहीं नई मंजिल योजना का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के 17 से 35 साल की उम्र के युवाओं को फायदा पहुंचाना है। इसके तहत वे लोग आते हैं जिनके पास औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट नहीं है। इसमें स्कूल ड्रॉपआउट्स या सामुदायिक शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त लोग शामिल हैं। योजना के तहत औपचारिक शिक्षा और आजीविका के लिए कौशल मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। हालांकि भाषाई और धार्मिक 2 तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। भारत में सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई और पारसी को धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात करते हैं। बीते 18 से 19 दिसंबर के बीच तीसरे भारत मध्य एशिया डायलॉग की बैठक खत्म हुई। बैठक में भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में आयोजित हुई इस बैठक में बातचीत का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान था। सभी देशों ने मिलकर अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के बनने पर जोर दिया है। इसके साथ ही भारत ने ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह के मध्य एशिया के लिए व्यापार के लिहाज से इस्तेमाल की बात कही है। गौरतलब है कि मध्य एशिया के ये 5 देश लैंडलॉक्ड हैं, लिहाजा समुद्री व्यापार के लिए इन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के 4C आइडिया यानी कॉमर्स, कैपेसिटी एनहांसमेंट, कनेक्टिविटी और कॉन्टैक्ट्स पर भी बात हुई ताकि इन देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल सके। अभी भारत और इन मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार $2 बिलियन से भी कम का है। इसमें से भी ज्यादातर हिस्सा कजाकिस्तान से भारत आने वाले तेल का है। तीसरी बार हुई इस वार्ता में HICDPs पर भी चर्चा हुई। HICDPs यानी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच समझौते हुए हैं, जिसके तहत इन देशों में सामाजिक आर्थिक विकास होगा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकांश हिस्सा भारत अनुदान के तौर पर देगा। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 के महत्व पर भी बात हुई। सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव इस बात पर जोर देता है कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए शरण, प्रशिक्षण और प्लानिंग के लिए न हो। आपको बता दें कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की पहली बैठक 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। दूसरी बैठक 2020 में हुई, जिसका आयोजन कोरोना महामारी के चलते वर्चुअली किया गया था। पिछले दिनों सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर कुछ कृषि वस्तुओं के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड पर रोक लगा दी। यह प्रतिबंध 1 साल के लिए NCDX में होने वाले ट्रेड पर लगाया गया है। जिन कृषि वस्तुओं पर बैन लगाया गया है उनमें शामिल हैं चना, गेहूं, धान जिसमें बासमती नहीं है, सोयाबीन, सरसों बीज और इनके यौगिक, कच्चा वनस्पति तेल और मूंग। सेबी ने ऐसा ही आदेश इसी साल चने और सरसों बीज के यौगिकों के लिए भी दिया था। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को कुछ नीचे रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। डेरिवेटिव ट्रेड 2 पार्टीज के बीच ऐसी वस्तु के ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू या प्राइस उसकी छुपी परिसंपत्ति पर टिका होता है, यानी हम बात कर रहे हैं अंडरलाइंग एसेट की। डेरिवेटिव ऐसी वस्तु होती है जो दूसरी वस्तु से बनी हो। मिसाल के लिए शक्कर एक डेरिवेटिव है जो गन्ने पर निर्भर है, जबकि गन्ना इसके लिए अंडरलाइंग एसेट होगा। लिहाजा जब भी गन्ने के दाम कम ज्यादा होंगे, इसका सीधा असर हमें शक्कर के दामों पर दिखेगा। आमतौर पर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटीज और इंटरेस्ट रेट अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं। डेरिवेटिव में ट्रेड 4 तरह से होता है: फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड्स और स्वैप्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भविष्य की तारीख पर तय किए जाते हैं। इससे जिस वस्तु का व्यापार किया जाना है, अगर भविष्य में उसके दाम बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो इसका असर बेचने वाले और खरीदार दोनों पर ना हो। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों के बीच फिक्स क्वांटिटी के लिए फिक्स प्राइस पर खरीद का समझौता होता है।
अभी सरकार ने जिन कृषि वस्तुओं के डेरिवेटिव ट्रेड पर रोक लगाई है वह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी है। खबर की शुरुआत में एनसीडेक्स का जिक्र किया गया है। एनसीडेक्स से यह मतलब नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड से है। एनसीडेक्स भारत में कृषि वस्तुओं के विनिमय का एक बड़ा केंद्र है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका गठन साल 2003 में हुआ था। यह कंपनी सेबी के ही रेगुलेशन के दायरे में आती है। बीते दिनों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में पेश किया गया। इसके जरिए आयुष प्रैक्टिशनर्स को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही भारतीय परंपरागत दवा क्षेत्र की पहुंच जैविक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान तक सुनिश्चित करने की बात कही गई है। लेकिन इन बदलावों पर पर्यावरण विशेषज्ञ चिंता जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अधिनियम में ऐसे कौन से बदलाव किए जा रहे हैं जो कि चिंता का सबब बन गए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को जैव विविधता के संरक्षण के मकसद से लागू किया गया था। इसके अलावा जैव संसाधनों और परंपरागत ज्ञान से होने वाले मौद्रिक लाभों में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात भी की गई थी। नए संशोधनों में जंगली औषधीय पौधों पर दबाव कम करने के मकसद से मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही आयुष प्रैक्टिशनर्स को जैव संसाधनों या ज्ञान का प्रयोग करने से पहले बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स को सूचित करने से छूट जैसी बातों को जगह दी गई है। शोध की प्रक्रिया में तेजी, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस को सरल करना, कुछ कामों को गैर अपराधी घोषित करना और जैव संसाधनों के क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना जैसे प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय हितों का समझौता किए बगैर जैव संसाधनों का रिसर्च, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। इन बदलावों पर विशेषज्ञों ने कई चिंताएं जाहिर की हैं। पहली चिंता है कि बिल को बिना पब्लिक कमेंट्स के पेश किया गया है, जबकि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी के मुताबिक पहले इसे जनता के बीच रखा जाना चाहिए था। दूसरी चिंता है आयुष प्रैक्टिशनर्स को दी गई छूट, जो कि आयुष इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के मकसद से दी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे जैव विविधता के क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि 2002 के कानून का मुख्य मकसद जैव विविधता को संरक्षण देना था। आपको बता दें कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से मतलब है जब कोई भारतीय या विदेशी कंपनी या व्यक्ति जैव संसाधनों मसलन औषधियों, पौधों या उनसे संबंधित ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। बोर्ड इन पर कोई शुल्क लगा सकता है ताकि जैव संसाधनों के व्यावसायिक लाभों में स्थानीय जनता को भी हिस्सेदारी मिल सके। बीते दिनों मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में इंडियन डेजर्ट कैट दिखी। दरअसल एक टूरिस्ट ने नाइट सफारी के दौरान ली गई इस कैट की तस्वीर साझा की है। रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ के डॉक्यूमेंट्स में इंडियन डेजर्ट कैट का नाम मिलता है, मगर इसकी मौजूदगी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालिया तस्वीर ने रिजर्व में चल रहे संरक्षण के प्रयासों पर मुहर लगा दी है। भारत में डेजर्ट कैट की उपस्थिति प्रमुख तौर पर राजस्थान के चूरू जिले की ताल छप्पर सेंचुरी और गुजरात के कच्छ जिले के ग्रेट रन ऑफ कच्छ में पाई जाती है। वैश्विक स्तर पर यह पूर्वी कैस्पियन क्षेत्र से लेकर कजाकिस्तान के उत्तर में, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी चीन और मंगोलिया में भी पाई जाती हैं। इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। इंडियन डेजर्ट कैट को एशियन स्टेपीज कैट के नाम से भी जानते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। अपने हैबिटेट के जानवरों की प्रमुख विशेषताओं की तरह ये बिना पानी के भी सरवाइव कर सकती हैं। इनके पंजों में कुशन जैसे बालों की बदौलत ये मरुस्थल के बदलते तापमान के साथ संतुलन बना पाती हैं। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व का विस्तार विंध्य श्रेणी में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में है। इसे साल 1994 में टाइगर रिजर्व का दर्जा हासिल हुआ। केन नदी इस रिजर्व से होकर बहती है। गंगाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पन्ना नेशनल पार्क का हिस्सा है। इस टाइगर रिजर्व की एक मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर देश में प्राकृतिक रूप में टीक वृक्षों की उत्तरी सीमा पाई जाती है। BPNI यानी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया ने माताओं को सुविधाजनक माहौल देने के लिए एक पहल की है। पहल का नाम है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जिसे एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया की मदद से शुरू किया गया है। इस पहल के तहत देश के कुछ निजी अस्पतालों की पहचान कर उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टैग दिया जाएगा। इससे महिलाओं को बच्चे को जन्म देने से पहले यह जानने में आसानी होगी कि कौन सा अस्पताल ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली है। जन्म के बाद शुरुआती समय में बच्चों को स्तनपान कराने के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में अभी यह ग्राफ नीचे है। 2019 से 21 के लिए जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक भारत में 88.6% संस्थागत स्तर पर यानी अस्पताल आदि में जन्म हुए हैं।
इनमें केवल 41.8% नवजातों को ही पहले घंटे के दौरान स्तनपान कराया जाता है। बात अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की करें तो यहाँ ये आंकड़ा और नीचे है। गौर करने वाली बात है कि नवजात शिशु को पहले घंटे के दरमियान अगर मां का दूध पिलाया जाता है तो यह बच्चे को बीमारियों से लड़ने में अतिरिक्त सुरक्षा देता है। पहले 1 घंटे में बच्चे को पिलाए जाने वाले दूध को कोलोस्ट्रम या फर्स्ट मिल्क कहा जाता है। कोलोस्ट्रम हल्का पीला और गाढ़ा होता है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है और जन्म देने के कुछ दिनों बाद तक बना रहता है। BPNI की यह पहल केवल निजी अस्पतालों के लिए है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मां प्रोग्राम की ही तर्ज पर शुरू हुई है। 2016 में शुरू मां प्रोग्राम को इसी तरह की व्यवस्था के लिए सरकारी अस्पतालों के लिए लाया गया था। मां का पूरा नाम है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रेस्ट फीडिंग व्यवस्था को दुरुस्त करना है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव WHO और यूनिसेफ की निगरानी में चलाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है। भारत इस प्रोग्राम में 1993 में शामिल हुआ था। आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में हमेशा से लड़के और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु सीमा वही रही है जो वर्तमान में है। कथन 2, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से पहले बाल विवाह की रोकथाम के लिए भारत में कोई विधि अस्तित्व में नहीं थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत मध्य एशिया संवाद का आयोजन पहली बार साल 2009 में हुआ। कथन 2, इस साल जिस संवाद का आयोजन हुआ है वह इस श्रृंखला का चौथा संवाद है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। भारत में एक व्यक्ति अनुकंपा के आधार पर रोजगार पाने का दावा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं। यह संरक्षित क्षेत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स में से एक है। विंध्य पर्वतमाला में अवस्थित यह संरक्षित क्षेत्र केन नदी के बेसिन से सटा हुआ है। इसके अधिकांश क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है। उत्तरी क्षेत्र में सागौन वृक्ष की प्रचुरता है। पठारी क्षेत्र और यहाँ के महाखंड यानी गॉर्ज और जलप्रपात बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह संरक्षित क्षेत्र है माधव राष्ट्रीय उद्यान, पलामू बाघ आरक्षित, पन्ना बाघ आरक्षित या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी खबरों में रहने वाले मां कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या निकाय से है? ऑप्शंस हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishti.com। साथ ही दृष्टि आज के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। संसद का शीतकालीन सत्र अब खत्म हो चुका है। अलग अलग सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है, जिसे अंग्रेजी में एडजॉर्न्ड साइन डाई कहा जाता है। अनिश्चितकालीन स्थगन इसलिए क्योंकि स्थगन के समय यह नहीं बताया जाता कि सदन की अगली बैठक अब कब होगी। स्थगन सत्रावसान से अलग है। स्थगन करने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी को है, जबकि सत्रावसान माननीय राष्ट्रपति करते हैं। सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में बदलाव करने का मन बनाया है। बदलाव लाने का मुख्य उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में काम करने वाली सहकारी समिति से जुड़े कानून में मौजूदा खामियों को दूर करना है। वैसे सहकारिता संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, लेकिन शक्कर, दूध आदि से जुड़ी कुछ सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनके सदस्य एक से ज्यादा राज्यों में कार्यरत रहते हैं। लिहाजा ऐसी समितियों के लिए यह कानून मौजूद है। बीते 16 से 23 दिसंबर के बीच देश के कई राज्यों में नदी उत्सव मनाया गया। नदी उत्सव एक अखिल भारतीय उत्सव कार्यक्रम है जिसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा
संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर किया है। देश की बड़ी नदियों मसलन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और साबरमती जैसी नदियों के लिए यह उत्सव मनाया गया। क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति घड़ियाल के संरक्षण के लिए पंजाब की ब्यास नदी में कुछ घड़ियालों को छोड़ा गया है। जानकारों के मुताबिक करीब 50 साल पहले यहां से घड़ियाल विलुप्त हो गए थे। घड़ियाल क्रोकोडाइल फैमिली के सदस्य हैं और IUCN के मुताबिक ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। भारत में घड़ियाल सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी नदी बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल में बड़े पैमाने पर इनका प्राकृतिक आवास है। माना जाता है कि घड़ियाल म्यांमार की इरावदी नदी, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में भी पाए जाते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कोविड एंटीवायरल ड्रग पैक्सलोविड के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। यह ड्रग फाइजर कंपनी ने ही तैयार की है। पैक्सलोविड का इस्तेमाल फिलहाल HIV दवा रिटोनाविर के साथ कम डोज के तौर पर होता है। दक्षिण चीन के गांझोउ में जीवाश्म डायनासोर अंडे में भ्रूण का पता लगा है। बताया जा रहा है कि यह आज से करीब 72 से 66 मिलियन वर्ष पुराना है। इस भ्रूण को शोधकर्ताओं ने बेबी यिंगलियांग नाम दिया है। टीम के मुताबिक इस भ्रूण का संबंध थेरोपॉड डायनासोर समूह से है, जिसे ओविराप्टरोसॉर कहा जाता है। ओविराप्टरोसॉर क्रेटेशियस युग में एशिया और उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे। दुनिया में पहली बार भेजे गए टेक्स्ट मैसेज की बीते दिनों नीलामी हुई। आपको बता दें कि दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज मेरी क्रिसमस था, जो साल 1992 में भेजा गया था। अब इस मैसेज को ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ने $1,21,000 में बेचा है। यह बिक्री नॉन फंजिबल टोकन के तौर पर हुई है। इस दौरान वोडाफोन ने वादा किया है कि इस राशि को यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी को दान में दिया जाएगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।